मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिन पर हम सबसे बड़ी अपडेट लेंगे। तो हमारे साथ यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। इसके अलावा अजहर हुसैन श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रशांत शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा पारस राठौर अहमदाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है, आज क्या अपडेट है यूपी से? बिल्कुल सोनिया, उत्तर प्रदेश की अपडेट की बात करें तो चूंकि कल रात में बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था और जिस तरह से एनडीए ने क्लीन स्वीप की है, महागठबंधन को इतनी बड़ी हार का सामना पड़ना, चूंकि बिहार का समीपवर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाले पीएम मोदी, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बिहार के चुनाव में ताल ठोक रहे थे। तमाम रैलियां किया, लेकिन जिस तरह से सफलता मिली, केशव प्रसाद मौर्य हमलावर थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर। उन्होंने कहा जिस तरह से महागठबंधन के भ्रष्टाचार को, उनके कट्टे की राजनीति को और उनके भ्रष्टाचार को बिहार की जनता जानती थी, उसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार को, गुंडागर्दी को और इनकी जो करतूतें रही हैं उनको यूपी की जनता जानती है। और 2027 में अखिलेश यादव को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी अखिलेश यादव पे हमलावर थे और उसके जवाब में अखिलेश यादव ने लगातार इस बात को, एसआईआर के मुद्दे को गरमा दिया है कि उत्तर प्रदेश में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे और एसआईआर की प्रक्रिया पे कड़ी निगरानी रखेंगे। हमारा जो पीडीएफ प्रहरी है वो इस पर निगरानी रखेगा। अब देखना होगा कि चूंकि निर्वाचन आयोग 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, क्या होता है। बिल्कुल, वहीं हम बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो आज बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है अयोध्या से? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहिए कि 25 नवंबर को जो भव्य कार्यक्रम अयोध्या में ध्वजारोहण का होने वाला है राम मंदिर में, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उसको लेकर कल महासचिव चंपत राय का बयान भी आया है कि 25 नवंबर को जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल भी उसमें रहेंगे मौजूद। तो उसी को लेकर उन्होंने अपील किया हुआ है कि 24 तारीख के रात्रि से ही दर्शन बंद हो जाएगा। तो जो आम जनमानस श्रद्धालु आएंगे और वहां पे 24 तारीख को 25 तारीख को ना आए, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको दर्शन नहीं हो पाएगा। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि शिखर पे जो ध्वज लहरा जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि मंदिर का जो कार्य है वो भी पूर्ण हो चुका है। तो तैयारियां भी जोरों शोरों से चले। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो श्रद्धालु राम मंदिर में उस दिन नहीं आ सकेंगे और नहीं आमंत्रित किया गया है प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो उनको दूरदर्शन से लाइव दिखाया जाएगा, लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा और लाइव प्रसारण के थ्रू वो अपने घर पे टेलीविजन पे बैठकर वहां का जो दर्शन है, वहां जो पूजा पाठ होगी, उस चीजों को देख सकते हैं। जिस वजह से यहाँ पे आम जनमानस को, जो भी लोग आमंत्रित है, उनको कोई भी दिक्कतें ना हो। वहीं आपको बता दें 25 नवंबर को ध्वज रोड का कार्यक्रम, उसमें तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। उसको लेकर यहाँ पे पूरी अयोध्या को दुल्हन तरीके सजाने शुरू करने सोच दिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। और वहीं अगर बड़ी खबर की बात किया है तो बिहार में कल चुनाव जीतने के बाद आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जिसमें विधायक और प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष लोगों का एक रैली निकाली गई है एक स्कूल में। उसको लेकर भी यहाँ पे उनके द्वारा एक रैली निकाली है जिसमें वो शामिल होंगे। बिल्कुल, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। अजहर भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजहर, क्या कुछ जानकारी है और क्या अपडेट है आज जम्मू कश्मीर से? देखिए सोनिया, जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले बीती रात जो नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में अभी तक अपडेट किया है कि 9 जो कर्मचारी हैं उनकी यहाँ पर मौत वाक़ा हुई है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स हैं और उसके साथ साथ क्राइम ब्रांच के जो फोटोग्राफर है वो 2 हैं और उसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स हैं। कुल तादाद जो है इन व्यक्तियों की 9 बताई जा रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीजीपी हैं उन्होंने अभी प्रेस वार्ता में साफ तौर पर कहा है कि जो ह्यूज जो एम्यूनिशन रिकवर किया गया था फरीदाबाद से और अनंत घाटी से भी, और उसी की प्रक्रिया को लेकर पिछले 2 दिनों से एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो कानूनी प्रक्रिया कर रहे थे, सैंपलिंग कर रहे थे और इसी आधार की बुनियाद पे वो इस एम्यूनिशन में जो है
ब्लास्ट हुआ है और जिसकी वजह से जो पुलिस स्टेशन के रेडियस के अंदर जितना भी आधा किलोमीटर का रेडियस है वहां पे खतरनाक ब्लास्ट हुआ है और जिसके नतीजे में अभी तक जो है 9 व्यक्तियों की यहाँ पे मौत की वाक़ा हुई है और इसके साथ साथ जो है 30 से शायद जो अपराध है वो अभी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस विस्फोट को लेकर भी फिलहाल तमाम से जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां है वो भी पहुंची है, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो अभी प्रेस वार्ता में सामने आई है जिन पॉइंट्स को जो है डीजीपी ने जो है मीडिया के सामने रखा है। और दूसरी खबर की अगर हम बात करें, सियासी गलियारों की अगर हम बात करें, लगातार हमने देखा कि एनडीए की कामयाबी जिस तरीके से बिहार में मिली और इसी सिलसिले में कश्मीर के जो है नगरोटा और बडगाम में जो बाईपोल इलेक्शन होने जा रहे हैं और जिसमें एक ऐतिहासिक जीत जो नगरोटा सीट से भाजपा को मिली है, तकरीबन 35,000 के करीब जो वोट यहाँ पे उन्होंने हासिल किए हैं और कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और तारीखी जो जीत है वो जो है इस बार भाजपा ने यहाँ पे दर्ज कर ली है। और इसी सिलसिले में अगर हम बडगाम की बात करें तो बडगाम हमेशा जो यहाँ पे सुर्खियों में रहता था और इस प्रकार से इसको भी काफी हॉट सीट मानी जाती नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट गंवा दी है, क्योंकि आपको ये भी मैं बताता चलूं कि ये सीट जो है पिछले 30 वर्षों से जो ये सीट थी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट थी और रिसेंटली जब 2024 का इलेक्शन हुआ था तो उस समय जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो यहाँ से जीत के गए थे और उसके बाद में फिर उन्होंने यहाँ से रिजाइन दिया था। 1 साल से ये सीट भी ऐसी ही पड़ी थी और उसके बाद में जब बाईपोल इलेक्शन हुए तो यहाँ से जो है पीडीपी ने जीत हासिल दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी ये काफी हलचल मची हुई है और इसके साथ साथ में हमने देखा कि लेट आवर्स तक जो है चाहे भाजपा के कार्यकर्ता नगरोटा के हवाले से बात करें तो वहां पे भी जश्न का समा था और इसी तरीके से बिल्कुल अजहर, और एक वजह ये भी हो सकती है कि लोगों के अंदर जो नाराजगी थी बडगाम सीट पर एनसी को लेकर जो नाराजगी थी वो भी यहाँ पर बड़ी वजह निकली कि एनसी ये सीट हार गई। ठीक है, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ पारस भी जुड़े हैं। पारस, क्या कुछ जानकारी है आज गुजरात से? बात करें तो आज सबसे बड़ी अहम जानकारी है कि गुजरात के मध्य यानी सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार जीत के बाद आज पहली बार आ रहे हैं। तो आज बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा है कि आज बिहार जीत के बाद गुजरात में पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सूरत में बहुत बड़ा भव्य रोड शो आयोजित होगा। उसके बाद सूरत जो वासी है वहां पे बिहार के वासी भी वहां पे लोग रहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा। और सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और गुजरात को और सूरत को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 2 साल में गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव है, इसलिए ये भी खास ध्यान रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात अहम रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहीं के अगर चुनाव होने के बाद बीजेपी जीतने के बाद कोई ना कोई प्रदेश का दौरा जरूर करते हैं। तो ये भगवान बिरसा मुंडा जी की जो 150 जन्म जयंती है उसके अवसर पर यहाँ पर सूरत आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री संघवी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा भी वहां पे मौजूद रहेंगे। तमाम बड़े नेता बीजेपी के सूरत में आज हैं और आज सूरत को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। और आज बिहार जो वासियों को है उनका रोड शो करके प्रधानमंत्री जी उनका सबका अभिवादन झेलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जीत अब की बार बीजेपी ने अपने बलबूते पे और एनडीए सरकार वहां पर सरकार बनने जा रही है। तो अब की बार लोगों के सूरत बिल्कुल पारस, एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल की है एनडीए ने बिहार में। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, जो प्रचंड जीत हासिल की है और जो एमवाई समीकरण था वो तो पूरा उलट ही पड़ गया है बिहार में देखा जाए तो। अगर ऐसा ही यूपी में रहा तो ये मुश्किलें खड़ी कर सकता है आने वाले टाइम में सपा के लिए खासकर। बिल्कुल सनिया, स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि एमवाई जो समीकरण था उसको एमवाई ने ही पलट दिया। यहाँ पे मुस्लिम यादव नहीं चला, यहाँ पे महिला और युवा चला और युवाओं ने मोदी को पसंद किया, नीतीश के सुशासन को पसंद किया। तो वहीं महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को और सुशासन को पसंद किया और मोदी की गारंटी पे भरोसा किया। तो कहा जा सकता है कि एमवाई को बिहार में एमवाई ने ही ध्वस्त कर दिया और ऐसा ही समीकरण उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार
यही दावा करती है सुशासन की, लॉ एंड ऑर्डर की, बेहतरीन कानून व्यवस्था की। तो कहा जा सकता है कि यूपी में महागठबंधन की राह, इंडिया गठबंधन की राह कठिन होने वाली है। जिस तरह से जनता का मूड है, जिस तरह से नीतियों का, सरकारी जो नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है, उनका फायदा मिल रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है। जी सुनिए। बिल्कुल प्रशांत, आपके पास आते हुए आपने बताया कि अभी 25 नवंबर को भव्य कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया गया है, लेकिन उससे पहले पदयात्रा भी निकाली जाएगी। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अभी प्रशासन की तरफ से की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर आपको बता दें 25 नवंबर को जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर 5 दिन पूर्व ही कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा, अनुष्ठान का शुभारंभ हो जाएगा। और उसी के साथ साथ अयोध्या में जो अन्य भी प्राचीन मंदिर है उनमें सभी में कहीं ना कहीं हर जगह प्रतिष्ठान कर दिया गया, चाहे पूजा पाठ को लेकर हो गया, चाहे रामायण की ऐसी चीज हो गई। उस दिन अगर एक हफ्ते पहले से शुरुआत होगा, उसकी तैयारियां जोरों शोरों चल रही है, रोड शो भी होगा और उसी दिन शाम को राम विवाह का महोत्सव भी है। तो उसमें भी कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि सुबह का जो कार्यक्रम है 12 बजे से 12:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री हो गए आदित्यनाथ, राज्यपाल और प्रमुख संघ मोहन भागवत के साथ और भी जो अन्य गणमान्य लोग वहां पे मौजूद रहेंगे, उनके सामने देश प्रधानमंत्री उस समय ध्वजारोहण का कार्यक्रम करते हुए दिखाई देंगे। उसको लेकर वहां पर जो शाम 12 से 12:30 बजे के कार्यक्रम के बाद शाम को राम विवाह का महोत्सव भी है, उसको लेकर भी कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी तैयारियां जोरों शोरों से कर दी गई। वहीं अगर बता दें आपको 25 नवंबर को जो आम जनमानस देंगे उनको लाइव प्रसारण के साथ साथ अयोध्या की अगर बात किया है तो अयोध्या में करीबन 20 से ज्यादा जगह एलसीडी और टीवी लगाई जाएगी, जिस वजह से जो श्रद्धालु जो अयोध्या के आवासी हैं अगर वहां पे जा चुके हैं पहले से तो उससे वो लोग लाइव प्रसारण दे सके। बाकी नेशनल टीवी से तो वो देख ही सकते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, जो कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पे अयोध्या में कई जगह पे अलग अलग तरीके का महोत्सव मनाया जाएगा, अलग अलग चौराहे पे उसको महोत्सव मनाएगा, जिस वजह से उस दिन जब देश के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से पहुंचे और कहते हैं जब साकेत महाविद्यालय पे जब वो पहुंचेंगे तो कई जगह उनकी संजीवनी दिखाई जाएगी, मतलब रामलीला होगा, कई जगह प्रसारण किया जाएगा, जिस वजह से लगे कि पूरा रामकाल और राम के तरीके पूरी नगरी अयोध्या धाम सजते हुए दिखाई दे। वही अगर बता दें जो इसको लेकर भी और भी जो तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों से चल रही है। और जैसा कि दिल्ली में जो ब्लास्ट होता है उसको लेकर अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, ऐसी कई वहां पे घटना भी न घटी तो उसको लेकर राम मंदिर में पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जिस वजह से कोई भी दिक्कतें ना हो सके, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहीं भी आते हैं प्रोटोकॉल से उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है। पर राम मंदिर में वैसे भी रेड जोन एरिया है तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था वैसे भी बढ़ाई जा चुकी है, जिस वजह से आम जनमानस जो है और जो राम मंदिर है वहां पे कोई भी दिक्कतें ना हो सके। बिल्कुल प्रशांत, पारस आपके पास आते हुए देखिए आज वहां पर पीएम मोदी का आगमन वहां पर होने वाला है और सुरक्षा इंतजाम किस तरह की नजर आ रही है, क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ था दिल्ली में उसके खुलासे यहीं से शुरू हुए थे, गुजरात से जो आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था उसके बाद से सुरक्षा बढ़ाना लाजमी भी है, और उसको लेकर धरातल पर क्या स्थिति अभी नजर आ रही है? गुजरात में बात करें तो खास करके एटीएस ने सबसे 3 आतंकवादी पकड़े थे, गुजरात के पाटनगर गांधीनगर से पकड़े थे 3 आतंकवादी, और उसी के बाद दिल्ली में जो धमाका हुआ है तो गुजरात पहले से ही और गुजरात से गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री गुजरात से ही आते हैं तो गुजरात पहले से सेफ है, लेकिन तमाम एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन वहां पे सुरक्षा के इंतजाम बहुत बड़े इंतजाम कर दिए हैं। और आज सूरत में कल से एजेंसियों अटैच हो गई है ताकि कोई प्रधानमंत्री जी की रोड शो करने वाले इसमें कोई दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़े। गुजरात डीजीपी ने कहा था कि यहाँ पर कल से सुरक्षा और सूरत क्राइम ब्रांच, गांधीनगर एसओजी, सूरत तमाम जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो वहां पर तत्काल प्रभाव से वहां मौजूद है और तमाम जो बड़ी एजेंसी वो भी नजर रख रही है। और प्रधानमंत्री जी आज का रोड शो करेंगे, इसलिए आज बिहार वासियों को अभिवादन उनका झेलेंगे, क्योंकि खास करके बिहार वासियों ने बीजेपी को बहुत बड़ी जीत दिलाई है। और आज प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी के बड़े नेता CR पाटिल वहां पर साथ में मौजूद रहेंगे और कई बीजेपी के नेता। और एक बहुत बड़ी ये हो सकता है बीजेपी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक रोड शो सूरत में आज होने जा रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए जिस तरह की से प्रचंड जीत हासिल की है उसके बाद से वहाँ पर सीएम योगी की जो छवि थी वो भी वहाँ पर काम करती हुई नजर आई, और जो SIR का मुद्दा अब लगातार सपा की तरफ से उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहाँ पर वोटों की चोरी हुई थी इसीलिए वहाँ पर जीत हुई है एनडीए की। अब कह रहे हैं कि यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे, तो SIR की प्रक्रिया अभी किस तरीके से चल रही है? और कह रहे थे सपा की तरफ से प्रहरी भी जमीनी स्तर पर काम करेंगे,
तो क्या वो नजर आ रहे हैं जमीन पर? बिल्कुल सोनिया, 31 जनसभाएं सीएम योगी ने की थी, रैलियां की थी। वहां पे 28 सीटों पे एनडीए उम्मीदवार जीता है। वहीं अखिलेश यादव लगभग 28 सीटों पे रैली किए थे, तमाम जनसभाओं को संबोधित किए थे। वहां पे सिर्फ 5 प्रत्याशी महागठबंधन का जीता है। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है उससे लगता है कि यूपी में अखिलेश यादव की राह बहुत कठिन होने जा रही है। और अगर एसआईआर की बात कर लें तो एसआईआर पे निर्वाचन आयोग ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव कराने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया हम पूरे देश में करेंगे। और वो उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसका विरोध कोई कर भी नहीं पाएगा और करने का आधार भी नहीं है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया हमेशा होती रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा, जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, हमेशा करता है चुनाव के पहले। इस बार भी हो रहा है। वो अलग बात है कि इस बार इंडिया गठबंधन के तरफ से वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, आरोप को सिद्ध करने का इन लोगों के पास कोई उस तरह के एविडेंस या आधार नहीं बन रहा है। और इसीलिए चूँकि हार का ठीकरा फोड़ना है, तो कभी ईवीएम पे, तो कभी बैलेट पे, तो कभी वोट चोरी का, इस तरह का आरोप महागठबंधन के लोग लगाते दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, जिस तरह से अप्रत्याशित बिहार के चुनाव परिणाम में कहा जा सकता है कि अगर आप सुशासन देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रखते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देते हैं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं, तो जनता आपको जिताएगी। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आपको जनता की नब्ज को टटोलना होगा, पहचानना होगा, उनकी समस्याओं को दूर करना होगा। और सुशासन बाबू के रूप में प्रसिद्ध नीतीश कुमार इसको बखूबी जानते हैं। और महिलाओं को कैसे अपने पाले में रखना है, कैसे अपनी पार्टी के तरफ झुकाना है, इसको भी नीतीश ने बखूबी निकाया। और 10,000 का जो पेंशन महिलाओं की घोषणा हुई थी, उसका भी फायदा बिहार में मिला। अगर उत्तर प्रदेश की सिनेरियो में देखें तो ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे सड़कें गड्ढे से भरी रहती थी, बिजली की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चलती थी, सड़कों की हालत बहुत दयनीय होती थी, एक्सप्रेसवे बहुत कम हुआ करते थे, मेडिकल कॉलेज बहुत कम हुआ करते थे, एयरपोर्ट बहुत कम हुआ करते थे। और जिस तरह से धार्मिक पर्यटन पे काम किया गया, आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला प्रदेश है, 1 ट्रिलियन इकानमी की तरफ बढ़ता हुआ प्रदेश है, महिलाओं को सुरक्षा देने में नंबर 1 पे है, ईज ऑफ डूइंग में नंबर 1 पे है, कामगारों पे ओटीओपी के माध्यम से जिस तरह से प्रदेशवासियों का विस्तार किया गया है, आर्थिक स्थिति को सुधारा गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की तो यही पहचान है, बेहतरीन कानून व्यवस्था के रूप में उनकी जो बुलडोजर की नीति है, बुलडोजर बाबा के रूप में लोगों ने पुकारना शुरू कर दिया था। तो कहा जा सकता है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें महागठबंधन के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि हवाई बातों से आप सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे सिर्फ एक्टिव रहकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या इंडिया गठबंधन का कोई भी अन्य छोटा राजनीतिक दल हो। जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता की नब्ज को नहीं पहचान पाएंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, तब तक जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और महागठबंधन के नेता शायद इसी को नहीं समझ पा रहे हैं और इसीलिए वो बार बार वोट चोरी, संवैधानिक संस्थाओं पे गाली देना, इसके अलावा पीएम मोदी के साथ अभद्रता बहुत ज़्यादा, जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग बिहार में भी किया गया, जनता को शायद रास नहीं आया। जिस तरह की शालीनता के साथ एनडीए गठबंधन के लोग लगे रहे, नीतीश कुमार लगे रहे, पीएम मोदी लगे रहे, या अन्य रैलियों में देख लिया जाए तो सीएम और दोनों डिप्टी सीएम जिस तरह की शालीन भाषा का प्रयोग करते थे, ये जनता को रास आया। तो 2027 का जो चुनाव होगा, योगी का जो सुशासन है, बुलडोजर मॉडल है, उस पर होगा। और 2012 से 17 तक जो अखिलेश का कार्यकाल था, उसमें किस तरह की यहाँ पे कानून व्यवस्था थी, उस आधार पे होगा। तो ऐसे में महागठबंधन की राह बहुत कठिन दिख रही है सोनिया। क्योंकि जो एनडीए है, खास करके मोदी का चेहरा और योगी का चेहरा, वो दो ऐसे चेहरे हैं पे जहाँ पे जनता का एक अलग विश्वास है कि ये अपना घर बार छोड़ करके जनता की सेवा कर रहे हैं, ये किसके लिए लूटेंगे। तो ये जो एक धारणा है, ये बहुत बड़ी ताकत एनडीए की है और इसका फायदा हर राज्यों में
मिलता हुआ दिख रहा है और उत्तर प्रदेश में भी इसका फायदा मिलता दिखेगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आपने सही बात कही कि परिवारवाद का जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा उभर कर यहाँ पर सामने आया और यही वजह रही कि लालू परिवार को इतना बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया। बड़ी मुश्किल से तेजस्वी यादव वहां पर जीतते हुए नजर आए। आपके पास आते हुए प्रशांत, देखिए जो प्रचंड जीत हासिल की है उसका कितना असर अयोध्या में नजर आया, क्योंकि तरह तरह के अब सुबह से ही लोग पकवान बनाने स्टार्ट कर दिए गए थे और जो जश्न था वो पूरे देश में मनाया गया है। सिर्फ बिहार की जीत नहीं है, ये एनडीए के लिए पूरे देश में ये जीत हुई। जी बिल्कुल, आपको बता दें, अगर अयोध्या की बात किया तो अयोध्या में साधु संत लोग ने कल जैसे ही जब देखा कि एनडीए सरकार आने लगी है और बिहार में कहीं ना कहीं जो चाहते थे बीजेपी सरकार और नीतीश कुमार की मिलीभगत से जब जीतना शुरू कर दी, तो उन्होंने साफ तौर पर सबसे पहले यहाँ के साधु संत ने हनुमानगढ़ी अयोध्या में दर्शन किया और करीबन 21 किलो से ज्यादा लड्डू लेकर वहां पे चढ़ाया हनुमान जी को। उसके बाद प्रार्थना किया, उसके बाद मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। उसके बाद तुरंत वहां से निकलकर आम जनमानस में उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। और वहां पे देखने को मिला था अयोध्या में जितने भी साधु संत मौजूद थे सभी ने मोदी की, नीतीश कुमार की, बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की वो एक पोस्टर लेकर उनको माला पहनाते हुए दिखाई दिए, उनको टीका लगाते हुए दिखाई दिए, मोदी को, नीतीश कुमार जी को एक लड्डू खिलाते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें अयोध्या में तो उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि विजय की सरकार जो है, जो कहते हैं जिस तरीके जैसे उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई होती है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बिहार पहुंचे तो उनकी भी कड़ी मेहनत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत, नीतीश कुमार की कड़ी मेहनत, कहीं ना कहीं जो सरकार है वो आते हुए दिखाई दी। उसको विजय प्राप्ति होने के बाद अयोध्या में कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए जो श्रद्धालु थे उनसे भी जब पूछताछ की गई, उनमें भी कहीं ना कहीं खुशी और उत्साह जोश देखने मिला। उन्होंने कहा कि जो विकास की प्रगति पे चल रही थी उसको हो गया और फिर कहीं ना कहीं अब और भी जो कहीं, क्योंकि एग्जिट पोल की बात किया तो करीबन 160 का बात हो रही थी, पर कहीं ना कहीं देखिए ये 200 से ज्यादा सीटें आई। तो उनको कहीं ना कहीं अयोध्या की अगर बात किया तो अयोध्या में साधु संतों में एक अलग ही खुशी और उत्साह जोश देखने को मिला था और वो आम जनमानस को कहीं लड्डू खिलाते हुए भी यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनको दिखाई दिया है। बिल्कुल। पारस, आपके पास आते हुए देखिए आज पीएम मोदी बड़ी सौगात भी देने वाले हैं, क्या पूरा शेड्यूल रहने वाला है? आज कितने बजे वो वहां पर पहुंचेंगे पीएम मोदी? सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। उसके बाद दोपहर में एक रोड शो आयोजित किया जाएगा। रोड शो जो बिहार के लोग होंगे जो चुनाव टाइम में वोट देके आए हैं वो वहां पे, और आज उनका अभिवादन झेल के उसके बाद शाम 4 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बिहार की एक बात बता दूं कि बिहार में नेशनल 10 की टीम खुद मौजूद थी, खुद मैं वहां पे मौजूद था। 8 सीट पर मैं वहां पे खुद रिपोर्टिंग खुद गया हूं। तो खास करके वहां के जो लोग बता रहे थे पहले से कि जो महिलाओं के साथ एनडीए की सरकार काम कर रही है वो बहुत ही शानदार काम कर रही है। वहां पर मैंने लोगों से बातचीत किया तो लोगों ने पहले ही कह दिया था कि जो हमारी 8 सीट का जो रिजल्ट है वो एनडीए के पाले में जाएगी, लेकिन और का क्या रिजल्ट होगा हम नहीं कह सकते। लेकिन हम नीतीश कुमार के साथ है और पूरी महिला टीम बिहार की उनके साथ थी और वही आखिर में सही साबित हुआ। और बिहार में जलेबी के साथ इतना जो फूल है, कमल का फूल इतना खिला कि जन जन मानस तक खुला और खरेखर बिहार ने एक जश्न मनाया और कल ये बहुत बड़ा भव्य जीत हुई। और इसी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं, क्योंकि आज गुजरात को सौगात देने वाले हैं। और क्योंकि सबसे ज्यादा बिहारी गुजराती में सूरत शहर में बसते हैं और सूरत में बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ही मजबूर वर्ग प्रवासी लोगों के लिए बहुत खास करके है। तो ये बिल्कुल आज यहाँ पर सूरत में जो लोगों को बड़ी सौगात भी यहाँ पर पीएम मोदी देते हुए आज नजर आएंगे। तो भव्य कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल